अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं और नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं आपके पास आई हूँ। नॉवल का जो नाम है वो है इंतकाम इश्क और इसकी राइटर का नाम है माहिन मलिक। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल। और जी, मैं नहीं हूँ नाराज मत बोलो। सॉरी ज़ारा आम से लहजे में बोली थी। और वैसे भी मैं फैसल की हरकतों से कभी तंग नहीं आई और ना कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ज़ारा ने मुस्कुराती आंखों से हमजा को देखा था। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? हमजा अपने लहजे को नरम रखते बोला था। उसने तब मेरा हाथ थामा था हमजा, जब कोई नहीं था मेरे पास। मैं अपने अल्लाह से, मामा, बाबा, दादी, अरियान सबसे दूर हो गई थी। सिर्फ इस एक तुम्हारे लिए मैं इस दिन बहुत खुश थी जब मामा ने बताया कि तुम सब आ रहे हो। मैं तुम्हें 15 सालों बाद देखने वाली थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमजा इसे बड़े गौर से सुन रहा था। मगर मेरी खुशी खाक हुई जब अरियान के साथ तुम नहीं, फैसल शाह आया था। वो पहली बार आया था मगर उसकी शरारती तबीयत के बरअक्स वो बहुत जल्द ही सब में घुल मिल गया था। मैं इससे मिलने नहीं आई थी बल्कि वो खुद आया था। और तुम्हें पता है वो क्यों आया था? ज़ारा ने अपनी गहरी भूरी नज़रें उसकी आंखों में गाड़ी दी। क्यों? वो होले से बोला था। फैसल शाह इस बदनसीब लड़की को देखना चाहता था जो हमजा मीर की मोहब्बत में जीती थी। वो इस पागल लड़की को देखने आया था जो हमजा मीर की सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए इसे दिन में 100 कॉल्स कर जाती थी। और मैं बेवकूफ़ लड़की इस दिन भी वहाँ कमरे में अकेली बैठी तुम्हारी बेरुखियों पर मातम मना रही थी। जब वो मेरे कमरे में आया मैंने जल्दी से आंसू साफ किए थे। आंसू बहने के लिए ही बने हैं तो इन्हें रोको मत, बस बहने दो। वो मेरे सर पर हाथ रखते बोला था और मैं जैसे मुझे तो कोई सहारा मिला था। मैं इसके सामने फूट-फूट के रो दी थी। फिर उसने बताया कि वो हमारे बारे में सब जानता। मैं बस तुम्हारी तरफदारी करता रहा कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस कुछ मजबूरियाँ हैं और मैं अज़ल की तुम्हारी दीवानी, बस तुम्हारी बेरुखी ही मेरे गिर्द चक्कर काटती रही। इसी की कोई बात सुनी ही नहीं। ज़ारा को अपनी आँखों पर नमी महसूस हुई थी। एक वही तो दोस्त बन के आया था तब, जब कोई नहीं था मेरे पास, जब मैं तुम्हारे दुःख में कतरा-कतरा करके मर रही थी। वो भाई की तरह मुझे समझता, तहफ़्फ़ुज़ देता और दोस्त की तरह मुझे हँसाता था। जब तक वो वहाँ रहा, उसने मुझे रोने नहीं दिया था। हमज़ा की आँखों में उदासी फैल गई थी। वो जितनी भी कोशिश करता मगर यही सच था। इस काँच की गुड़िया ने इस तक पहुँचने के लिए बेशुमार दुःख और अज़ियतें झेली थी, जिसका मदावा वो सारी ज़िंदगी में भी अदा नहीं कर सकता था। तुम्हें एक बात बताऊँ, हमज़ा ने बात देखने पर इक्तफ़ा किया था। तुमसे बड़ी तुमसे जुड़ी हर अज़ियत, वो याद जब भी मुझे अपने शहर में जकड़ती है, तो मुझे इस पहले दिन के जैसे तकलीफ़ होती है, जब तुम मुझे छोड़ के गए थे। आंसू लकीर की सूरत में उसके चेहरे पर बहे थे। हमदा ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा था। इन सब बुरी यादों को भूल जाओ। मैं बीता वक्त बदल तो नहीं सकता मगर ये वादा ज़रूर करता हूँ कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारी आँख में कभी हमजा मीर की वजह से आंसू नहीं आएगा। ना किसी की इतनी जो मीर की बीवी को रुला सके। उसने नरमी से ज़ारा के आंसू चुने थे। अगर मौका दो तो मैं अभी साबित करने को तैयार हूँ कि हमजा मीर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हमजा आंख मारते हंसते हुए बोला था। ज़ारा इसकी बात का मतलब समझते कान की लो तक सुर्ख हुई थी। दफा हो जाओ, नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग। ज़ारा अपने चेहरे की सुर्खी छुपाते उसे बैग मारते बोली थी। मेरी जंगली बिल्ली रुको, भाई ने बोला तुम्हारे साथ रहूं जिंदगी के आखिरी मोड़ तक। हमजा इसके पीछे भागता हंसते हुए बोला था। ज़ारा ने इसे घूरा था। अच्छा नहीं बोलूंगा अब कुछ भी। हमजा मुंह पर हाथ रख गया था। ड्रामे करवा लो बस तुमसे। ज़ारा गुस्से से बोलती शॉप में एंटर हुई थी जहां इसकी नज़र लॉन्ग मैक्सी पर पड़ी थी।
اب یہ مت کہنا تم یہ لینے والی ہو۔ حمزہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا بولا تھا، بالکل میں یہی لوں گی۔ خدا کا خوف کرو زارا، یہ پہن کر تم چلو گی کیسے؟ حمزہ پریشان ہوا تھا۔ اف، تم چپ رہو، میں دلہن ہوں، بس ایک جگہ پر بیٹھنا ہے میں نے۔ زارا مسئلے کا حل دیتی اترائی تھی، پر پھر بھی یہ بہت ہیوی ہے، دلہن ایسی ہی ڈریسز پہنتی ہیں ایڈیٹ، وہ جھنجھلاتے بولی تھی۔ اوکے، مرضی کرو، حمزہ کچھ بھی بولے بغیر اپنے لیے ڈریسز دیکھنے جینٹ پورشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ ہی کے ساتھ شاپنگ کرنی ہے، تو بس چڑھتی ہوئی بولتی شاپ سے باہر نکلی تھی۔ وہ تیسری شاپ تھی جہاں سے وہ یہ کہہ کر باہر آ جاتی کسی کچھ بھی پسند نہیں آیا۔ فیصل تو اچھا خاصا خوار ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود پسند کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے ڈریس، چلو میرے ساتھ۔ فیصل اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتے واپس شاپ میں گیا تھا جہاں اس نے طوبہ کے لیے الگ الگ ڈیزائن اور رنگ کے 5 ڈریسز پیک کروائے تھے۔ اب وہ دونوں فوڈ کورٹ کی طرف آئے تھے، ان دونوں کی شاپنگ مکمل ہو چکی تھی، 6:30 بج چکے تھے اور یہ دونوں ابھی تک نہیں آئے۔ فیصل ایک بار پھر کال میں لاتا بولا تھا، کہاں ہو یار تم دونوں؟ ٹائم دیکھو، بھائی سے مار کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ پہلے دیکھ تو لو، تمہارے پیچھے ہی کھڑا ہوں۔ حمزہ اس کی گردن دبوچے بولا تھا، شکر ہے آ گئے تم دونوں، اب چلو نکلو یہاں سے۔ فیصل کو کچھ زیادہ جلدی تھی۔ اف، کیا ہے بندہ، ہر وقت بندر، ہر وقت اچھلتے رہتے ہو، بیٹھ جاؤ، ابھی میں تھک گئی ہوں، میرے پاؤں بھی دکھ رہے ہیں، زارا کوفت سے بولی۔ اس کی بازو پکڑی گئی تھی، تم چڑیلوں کی ملکہ، فیصل دو بدو بولا تھا۔ طوبہ اور حمزہ نے سر پکڑا تھا، اب آپ دونوں یہاں لڑنے مت بیٹھ جائیے گا۔ طوبہ کی بات پر ان دونوں نے اسے گھورا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے غلطی کسی کی بھی ہوگی، بھائی ڈانٹیں گے مجھے ہی، اس لیے بہتر ہے چلو چپ چاپ۔ فیصل بولتا باہر نکل گیا تھا، ان سب کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا تھا۔ ہاں وقاص بولو۔ میں اس وقت چاچو کے ساتھ تھا اس لیے بات نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اریان کو وہ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اس کا کچھ پتہ چلا؟ اریان مدعے پر آیا تھا۔ جی وہ کوئٹہ میں ہے، تم ملے اس سے؟ ہاں، تم ٹھیک ہو اریان؟ اکثر کسی سے پوچھتا نہیں تھا، مگر وقاص کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے اس لیے پوچھ لیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، تمہارا پیغام بھی دے دیا تھا۔ اریان نے اس کے لہجے میں اداسی محسوس کی تھی۔ اوکے تم ریسٹ کرو، مجھے امید ہے ملائکہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی۔ وہ انشاءاللہ بولتا کال رکھ گیا تھا۔ اریان اندر کی طرف بڑھتا جب اس نے ان چاروں کی گاڑی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھی تھی۔ وہ سب باری باری نیچے اترے تھے، ان کے چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ السلام علیکم بھائی، طوبہ تھکے ہوئے لہجے میں سلام کرتی اریان کی بازو کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ اریان کے کندھے تک بھی بمشکل آتی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اس کے لہجے میں محبت تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اریان فکر مند ہوا تھا، اس نے طوبہ کی طرف دیکھا تھا جو اریان کے کندھے سے لگی ہی سو گئی تھی۔ اریان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ تینوں بھی اس کی معصوم حرکت پر مسکرائے تھے۔ یہاں نہیں سونا گڑیا، چلے اندر، پہلے کھانا کھانا پھر سونا۔ اریان اس کے بال سہلاتا زارا کو اشارہ کر گیا تھا جو طوبہ کو بازو سے پکڑے اندر صوفے تک لائی تھی۔ گھر کے بڑے جو لاؤنج میں بیٹھے ان سب کا انتظار کر رہے تھے ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے تھے۔ لگتا ہے آج میرے بچوں نے کچھ زیادہ ہی شاپنگ کر لی ہے، اون صاحب مسکراتے ہوئے بیگز کی طرف دیکھتے بولے تھے۔ سمیرہ بیگم طوبہ کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ ان کے لہجے میں ماں والی فکر اور پیار تھا، انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ ماما آپ کی چھوٹی سی گڑیا بہت تھک گئی ہے۔ باہر بھی اریان کے کندھے سے لگی سو گئی تھی۔ آسیہ بیگم اور اون صاحب بھی مسکرائے تھے۔ اچھا آپ سب ہاتھ دھو کے آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ سب کھانے کے ٹیبل پر اکٹھے تھے، مگر پہلے جیسی کوئی شرارت نہیں تھی کیونکہ وہ چاروں ہی تھکن سے چور تھے۔ طوبہ کو سمیرہ بیگم نے بہت مشکل سے کھانا کھلایا تھا، جو آدھی نیند میں بس چند نوالے ہی کھا کر سو گئی تھی۔ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے جب وہ جاگنگ سے واپس گھر آیا تھا۔ السلام علیکم ماما، ایک گلاس پانی کا دے دیں؟ اریان صوفے پر بیٹھتا بولا تھا۔ سمیرہ بیگم جو ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر رہی تھی اس کی آواز پر پانی کا گلاس لیے باہر آئی تھی۔ اریان؟ جی ماما۔ اریان گلاس تھامتے پیار سے بولا تھا۔ آپ نے وہ حویلی، اب آپ بھی چاچو کی طرح آرگومنٹ کریں گی؟ اریان ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مصنوعی غصے سے بولا تھا۔
वो मुस्कुराई थी, जिसमें मेरे बेटे की खुशी है, मैं भी वही खुश हूँ। बस यही सुनना चाहता था मैं। अरियान इनका माथा चूमता बोला था। कल से शादी की तैयारियां शुरू हैं, अरियान, और सब कैसे होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सुमेरा बेगम फिक्रमंद लहजे में बोली थी। मामा, मैं हूँ, हमजा है, फैसल है, हम सब देख लेंगे। आप क्यों टेंशन लेती हैं? मगर फिर भी ज़्यादा नहीं सोचे मम्मा, मैंने कल ही हवेली की सफाई और डेकोरेशन का बोल दिया था। बाकी इनविटेशंस भिजवा दिए हैं। कैटरिंग और ज्वेलरी को मैंने आज हवेली में बुलाया है। सब काम टाइम से हो जाएंगे, बस आप बेफिक्र रहें। पर ये सब आपने किया कब? वो हैरान हुई थी। कल का दिन यही सारे काम किए थे मैंने। वो पुरसकून सा बोला था। अब आप इन सबको उठाएं और नाश्ता कराएं, फिर हमें निकलना भी है। ठीक 9 बजे वो सब 5 गाड़ियों समेत मलक विला से निकले थे। 2 गाड़ियों में वो सब थे, जिनके 3 गाड़ियों में इन सब का सामान था। तूबा, जारा, हमदा और सुमेरा बेगम एक कार में थी, जबकि फैसल, अरियान, आसिया बेगम और ओन साहब एक कार में थे। अरियान ने खास फैसल को अपने साथ बिठाया था, क्योंकि इसके नज़दीक हर शैतानी की जड़ वही बंदा होता था। इसलिए जब तक वो अरियान के साथ रहता, इसे सुकून रहता था, वरना तो इसके अंदर के जिन इसे कभी एक जगह टिकने ही नहीं देते थे। तूबा और जारा ने सारा सफ़र सो के गुजारा था। तकरीबन 4 घंटे बाद वो सब अपनी मंजिल पर पहुंचे थे, और फैसल शाह की बेकरार आंखों को करार आया था, क्योंकि इसने अपनी झल्ली बेगम का दीदार जो कर लिया था। आसिया बेगम की आंखें नम हुई थीं। कितनी यादें जुड़ी थी इनकी इस हवेली से। दुल्हन के रूप से लेकर 2 बच्चों की माँ तक का सफ़र इन्होंने इसी हवेली में ही तो गुजारा था। इनकी जिंदगी की हर अच्छी बुरी याद इस हवेली से जुड़ी थी। इन्हें बेसाख्ता अपना बड़ा बेटा अनवर याद आया था। बाहर दरवाजे पर ही मुलाजमों की फौज खड़ी इनका इंतजार कर रही थी। सुमेरा बेगम और ओन साहब इन्हें दिलासा देते अंदर लाए थे। तूबा और जारा इतनी बड़ी खूबसूरत हवेली को देखकर दंग रह गई थी। वो हवेली इनके पुरखों के वक्त की थी। तब से अब तक इस हवेली को आंच भी नहीं आई थी। इसकी खूबसूरती और नफासत से रखी गई हर शय, जो इसकी दिलकशी मजीद बढ़ा रहे थे, हर शय अपने आप में खूबसूरती की मिसाल थी। वो सब हॉल नुमा कमरे में आके बैठे थे, सिवाय ज़ारा और तूबा के, जो इसका कोना-कोना देखने गई थी। हमज़ा और फैसल वहाँ बार-बार दफ़ा आ चुके थे। साहब जी, बैग्स अंदर रखवा दिए हैं। और कोई हुक्म? वो बहुत मौदबाना अंदाज में बोला था। सब मुलाजमों को बुलाकर लाओ। अरियान के नए हुक्म पर मिनटों में हवेली के तमाम मुलाजम हाथ बांधे, नजरें झुकाए वहां खड़े नजर आए थे। वो सब हवेली के नए मुलाजम थे, इसलिए इन सबको घर वालों के बारे में बताना जरूरी था। ये मेरी दादी हैं, आसिया सदीक मलिक, इस हवेली की बड़ी और काबिल एहतराम हस्ती। मेरे चाचू हैं, ओन सदीक मलिक, इस हवेली के मालिक, और आप सबके बड़े साहब। ये है मेरी माँ। वो सब जो कि नखियों से सबको देख रहे थे। माँ के लफ्ज पर इन सब ने बेक वक्त नजर उठा के सुमेरा बेगम की तरफ देखा था। दूसरी तरफ सुमेरा बेगम जो समझ रही थी कि वो इन्हें चाची या छोटी मामा के हवाले से मुतारफ करवाएगा, वो गलत साबित हुई थी। दोनों के चेहरे पर बेक वक्त मुस्कुराहट आई थी। मेरे घर के बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं चाहूँगा आप सब इन सब की भी वैसे ही इज्जत करें जैसे मेरी करते हैं। अरियान लाख गुस्से का तेज और सफाक मर्द था, मगर उसने कभी गरीब या पर मगर उसने कभी गरीब पर अपना गुस्सा नहीं निकाला था, इन्हें धुतकारा नहीं था। यही वजह थी वहां सब मुलाजम इसको जी जी करते थे, इसको सर आंखों पर बिठा के रखते थे। इनके लिए अपने साहब का हुक्म पत्थर पर लकीर की तरह था। भाई, ये हवेली बहुत प्यारी है। तूबा चहचहाती हुई अरियान के पास आई थी। सब ही इसकी बात पर मुस्कुराए थे। मुलाजिम इस छोटी सी लड़की को देखकर हैरान हुए थे। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो छोटी सी गुड़िया की तरह नजर आने वाली लड़की जो अरियान को भाई बोल रही थी, इन्हें कोई आसमान से उतरी परी लगी थी। अरियान इसकी बात पर मुस्कुराया था। तुम वहां क्या कर रही हो? जहां आओ। अरियान ने जारा को भी अपने पास बुलाया था, जो दूर खड़ी न जाने किन ख्यालों में मगन थी। वो दोनों अरियान के दाएं और बाएं खड़ी थी। इन सब ने जारा को देखा था। वो दोनों ही लाजवाब हुस्न रखती थी। ये दोनों मेरी बहनें हैं। अरियान के बहन लफ्ज पर वहां सब मुस्कुराए थे, सिवाय एक शख्स के। सब मुलाजमों ने अरियान के दाएं और बाएं देखा था। दोनों में कोई खास फर्क नहीं था।
दोनों ही अपने आप में बेमिसाल थीं, मगर एक बात मुश्तरका थी, वो ये कि दोनों ने सरों पर चादर बड़ी नफ़ासत से सज कर रखी थी। तूबा की आदत थी, वो चादर बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी। ज़ाहरा भी इसकी सोहबत में रहते चादर करने लगी थी। इन दोनों को तो आप सब जानते ही हैं। अरियान ने सोफ़े पर आड़े तिरछे पड़े हमज़ा और फैसल की तरफ इशारा किया था। तो ठीक है, आप सब जाएँ और खाने की तैयारी करें। वो सब इस बात में सर हिलाते वहाँ से अपने-अपने कामों की तरफ चले गए थे। वो सोफ़े पर टाँग जमाए शाहाना अंदाज़ में बैठा था। ज़ाहरा, तूबा सीढ़ियों से बाएँ तरफ वाले 2 कमरे आप दोनों के हैं और दाएँ तरफ वाले कमरे हमज़ा और फैसल तुम दोनों के हैं। और वो बीच वाला 5वां कमरा है, वो किसका है? वो मलाइका का है। वो पुरसकून लहजे में बोला था। अरियान के मुताबिक मलाइका सिद्दीकी इसकी और हमज़ा फैसल की यूनी फ्रेंड थी। मलाइका कौन? सवाल तूबा की तरफ से आया था। वो भाई की फ्रेंड है। अगला ज़ारा गला खंगालते बोली थी। भाई आपकी फ्रेंड भी है? वो फैसल की फ्रेंड है, गुड़िया मेरी नहीं। अरियान ने गोया फैसल के सर पर धमाका किया था। वो जो पुरसकून सा आंखें मूंदे लेटा था, हड़बड़ा के उठ बैठा था। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? मेरी फ्रेंड? सब जानते थे अरियान मलिक लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, इसलिए वो फैसल की दोस्त से ही जानी जाती थी। तूबा बड़ी-बड़ी आँखें किए इसे घूरे जा रही थी। फैसल को लगा था वो इसे कच्चा चबा जाएगी। वैसे मलाइका बेटी से मिले बहुत टाइम हो गया। सुमेरा बेगम अपनायत से बोली थी। क्या वो शादी पर आ रही हैं? ज़ारा ने अरियान की तरफ देखा था। शायद आ जाए, अरियान पुरसोच अंदाज में बोला था। तूबा मुसलसल इसे घूरे जा रही थी। फैसल अपना मुंह छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो इसे समझाना चाहता था मगर सबके सामने कैसे बात करता। आप सब फ्रेश हो जाएं, खाना बनने वाला होगा। अरियान की बात पर सब मुत्तफिक होते अपने-अपने कमरों में चले गए थे। फैसल मौके का फ़ायदा उठाता फ़ौरन से तूबा के कमरे में गया था, जो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए इधर-उधर टहल रही। फैसल को अपने कमरे में आता देख कुशन इस पर बरसाने लगी थी। यार मेरी बात तो सुन लो, क्यों अपने छोटे से मासूम से शोहर का कत्ल करने पर तुली हो? फैसल इसकी दोनों कलाइयां मजबूती से जकड़ते बोला था। भाई मजाक कर रहे थे यार, वो सिर्फ यूनी की फ्रेंड है, हमारे साथ पढ़ती थी, चाहो तो हमजा से पूछ लेना। फैसल इल्तिजाई अंदाज में बोला था। आप सच कह रहे हैं? वो शायद मुतमिन नहीं हुई थी। तुम्हारी कसम, इसके आगे अब किसी तरह के सवाल का जवाब भी नहीं बनता। तूबा खामोश हुई थी। सॉरी, मुझे लगा कि वो आपकी फ्रेंड है। चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजाए बोलती वो फैसल शाह के दिल में एक बार फिर उतर गई थी, मगर अब की इतनी गहराई में उतरी थी कि फैसल शाह के लिए वो सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो गई थी। मुझे तुम पर तरस आता है, मगर शायद तुम्हें अपनी छोटी सी जान पर तरस नहीं आता। फैसल इसे दीवार से लगाता दोनों कलाइयों को मजबूती से जकड़ते बोला था। अभी इसे इस जुमले की भी समझ नहीं आई थी कि फैसल इसके नरम गुलाबी होठों पर झुका था, तो वह अपनी जगह जम गई थी। वो सब इतनी जल्दी हुआ था कि इसके अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। वो नरमी से दूर होता इसे देख रहा था, जो चेहरे पर खौफ और हया के रंग सजाए, नजरें नीचे किए अपनी धड़कनों को तरतीब देने में लगी थी। जब इतनी मासूमियत से बोलती हो ना, तो दिल पर कंट्रोल नहीं रहता। फैसल इसके गाल से हिलाता धीमे लहजे में बोलता, उसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। मेरी झल्ली बेगम, फैसल ने इसे खुद में समोया था। वो सब अभी खाना खाकर लाउंज में बैठे थे जब दादी ने ज़रूरी बात का ऐलान किया था। कौन सी ज़रूरी बात दादी? वो ये कि कल से शादी शुरू है और तुम आज से अपने कमरे में बंद रहोगी। अब तुम दोनों एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखोगे। इनकी बात पर जहाँ ज़ाहरा मुस्कुराई थी, हमजा को खांसी शुरू हो गई थी। ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि दुल्हन शादी से पहले दूल्हे से पर्दा करती है। हाँ, मगर दादी आप ही और भाई तो एक घर में रहते हैं, फिर कैसे पर्दा? तूबा थोड़ी हर बात रखते सोचने वाले थोड़ी पर हाथ रखे सोचने वाले अंदाज में बोली थी। जो भी हो बेटा, मगर दूल्हा दुल्हन तो है ना, चाहे फिर एक घर में ही क्यों ना रहे, पर्दा तो करना पड़ेगा। दादी अटल लहजे में बोलती सबको बावर कर आ गई थी। कहोगे तो मुलाकात करवा दूंगा। फैसल इसके कान में राजदाराना बोलता दांतों की नुमाइश कर रहा था। जी नहीं, अब इतनी भी कोई आफत नहीं आई, 2 दिन की तो बात है। हमजा मजबूत लहजे में बोलता रुख मोड़ गया था। चलो मैं भी देखता हूँ, तुम भी यही, मैं भी यही। उठो,
तुम दोनों बाहर डेकोरेशन वाले आए हैं, जाके डेकोरेशन करवाओ। अरियान ने लॉन्ज में दाखिल होते इन्हें हुक्म दिया था। मामा आप चले, मेरे साथ जूलर आया है। हमजा जा चुका था। अरियान वहां से निकलता इसकी नज़र फैसल पर ठहरी थी। तुम अभी तक यहीं हो? अरियान फैसल को वहीं बैठे देख के बोला था। भाई जिसकी शादी है वो करवा रहा है ना काम, जब मेरी होगी मैं भी करवा लूंगा। फैसल हाँ से लहजे में बोलता फिर से मोबाइल में घुस गया था। मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ नजर मत आना, वरना मैं जा रहा हूँ। भाई क्या हो गया आपको? आप तो मजाक भी नहीं समझते। अरियान को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता फैसल अपनी खैर मनाते भागा था। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकले थे। इनकी सांस फूली हुई थी, मगर डॉक्टर को इनकी बात समझने में मुश्किल नहीं हुई थी। वो तेजी से इस रूम में गए थे जहां हयाम दुरानी जेरे इलाज थी। इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो गहरे सांस ले रही थी। इसका पूरा जिस्म होले होले लरज रहा था। नर्स दुरानी साहब को बाहर ले गई थी। आप बाहर रुकें। दुरानी साहब वहीं जमीन पर ढह गए थे। यह मेरे मालिक, मेरी बच्ची पर रहम फरमा, लौटा दे मुझे मेरी बेटी। तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, कि कुन फरमा दे मेरी दुआ पर। बेशक तो सुनने वाला है, तो सुनता है तब जब कोई नहीं सुनता, तो देखने वाला है इन तकलीफ़ों को भी जिनको कोई नहीं देख सकता। बेशक तू ही है जो इन तकलीफ़ों से निजात दिलाने वाला है। ख़त्म कर दे इस आजमाइश को, मुझे मेरी बेटी लौटा दे। वो अढ़ेर उम्र शख्स ज़मीन पर गिरे अपने रब के हजूर इल्तिजाएं कर रहे थे। इनकी आंखों से बहता गर्म सयाल ज़मीन पर गिर रहा था। मुबारक हो दुरानी साहब, आपकी बेटी को होश आ गया है। वो आखिर इनकी सुन ली गई थी। इनकी दुआ पर कुन फरमा दिया गया था। इतने लंबे सब्र के बाद इनकी आजमाइश खत्म कर दी गई थी, मगर डॉक्टर की आवाज ने इन्हें सर उठाने पर मजबूर किया था। वो अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। इतने दिन कोमा में रहने की वजह से इनकी बॉडी और माइंड पैरालाइज है। इन्हें ज़बरदस्ती बोलने पर उकसाया नहीं जाए, यही बेहतर है, क्योंकि ऐसा करना इनकी तबीयत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल करते हाथ बढ़ाया था। दुरानी साहब इनके सहारे वापस खड़े होते इनके गले लगे थे। मेरे खुदा के बाद अगर ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। वो चेहरे पर उदास से मुस्कुराहट सजाए बोले थे। मेरी बेटी कोमा से बाहर आ गई है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द स्टेबल भी हो जाएगी। मुझे यकीन है अपने अल्लाह पर। जहाँ इतना करम हुआ है वहाँ ये करम भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। डॉक्टर उनके पॉजिटिव सोच पर खुश हुए थे। अक्सर ऐसे केसेस में लोग मायूस हो जाते हैं, नाउमीदी दिखाते हैं, मगर उनके करियर में दुरानी साहब वो पहले इंसान थे जिनकी हिम्मत हर दिन के आगाज के साथ और मजबूत होती जाती थी। उसे कहते हैं, आप अपने अल्लाह पर कामिल यकीन यकीन ये था, वो यकीन जो इंसान को बड़ी सी बड़ी और मुश्किल तरीन हालात से भी बाहर ले आती है। इस ज़ात पर कामिल और मजबूत यकीन मौजिज़े दिखाती है, जैसे आज दुरानी साहब को दिखाया गया था। आज अगर कोई इनसे पूछता कि मौजिज़े होते हैं, तो वो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में जवाब देते कि हाँ, मौजिज़े होते हैं। अपने रब पर कामिल और सच्चा यकीन मौजिज़े करता है। वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो समीउल बसीर है। वो सब देखता और सुनता है, और वक्त आने पर नवाजता है। इसे पता है कि कब किसको कहाँ क्या चीज़ अता करनी है। वो बेहतर जानता है, बस वो तुमसे सब्र तलब करता है। आज का दिन भी उनका मसरूफ तरीन दिन गुजरा था। वो सब कुछ देर पहले खाना खाकर अपने अपने कमरों में गए थे। ज़ारा को जब से दादी ने पर्दा करने को कहा था, उसने तो फर्मा बरदारी की सारी हदें पार कर दी थी। वो इस वक्त से कमरे में बंद थी। हमजा बेचारा तो इसे देखने के चक्कर में जले पैर की बिल्ली बना पूरी हवेली में घूमता फिर रहा था। अभी भी वो तूबा के साथ बाहर लॉन में बैठा उसके बारे में ही बातें कर रहा था। फैसल उसे पूरी हवेली में ढूंढता लॉन में आया था, जहां वो हमजा के साथ बैठे खुशगपियों में मसरूफ थी। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढता फिर रहा हूँ। उसके लहजे की सख्ती और रोब तोबा को अपनी जगह मंजमद कर गया था। वो ठहरी मोम की गुड़िया आंखों में खौफ समाये इसे देखने लगी थी, जैसे पूछना चाह रही हो, अब मैंने कौन सी गलती कर दी? मेरे लिए चाय बनाओ। रोब हनूज कायम था। तूबा को इसके सख्त लहजे की आदत नहीं थी। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। हमजा को भी इसका यूं हुक्म देना बिल्कुल नहीं भाया था। इतने मुलाजिम हैं, किसी से बोल दो, तूबा ही क्यों बनाए? वो माथे पर त्यूरी सजाए बोला था। वो इसलिए बनाएगी क्योंकि वो मेरी बीवी है। फैसल इत्मीनान से जवाब देता कुर्सी पर बैठा था। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? तूबा जो इनकी बातें सुनने में उसका हुक्म भूल गई थी, फट से चौंका
चौंका हुई थी। जी जी जा रही हूँ। एक पल भी ज़ाया किए बिना वो वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हुई थी। तुम्हें सोना नहीं है? फैसल की बात पर हमदा रुख मोड़ गया था। साफ था वो अपनी बहन पर इसकी इजारादारी पसंद नहीं करता था। रूठी हुई लैला की तरह क्यों बैठे हो? फैसल ने इसका मोबाइल छीनना था। हमदा इस पर लपकता फैसल मोबाइल लेके भागा था। वो हैरान हुआ था। वहां पर उसकी और ज़ारा की व्हाट्सएप चैट ओपन थी, जिसमें हमदा ने ज़ारा को मिन्नतों भरे मैसेजेस भेज रखे थे कि वो एक बार कमरे से बाहर आ जाए। उफ, इतनी भी क्या बेकरारी! फैसल ने कहका लगाया था। फैसल, मेरा मोबाइल वापस करो वरना तुम्हारा हशर कर दूंगा। हमदा इसे मोबाइल छीनने के अंदाज से लेता झपटने के अंदाज से लेता दूर जा खड़ा हुआ था। अच्छा ना मेरे भाई, सॉरी। फैसल दांतों की नुमाइश करता इसके करीब आया था। दफा हो जाओ वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हमदा सुर्ख चेहरा लिए इसको दो तीन मुक्के जड़ गया था। ओके, जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारी मुलाकात कराने आया था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वो मुंह में बुड़बुड़ाता अंदर की तरफ बढ़ा था। हमदा कुछ सोचते हुए इसके पीछे आया था। क्या वाकई ये मुमकिन है? वो फूले हुए चेहरे के साथ बोला था। नहीं, अब मुमकिन नहीं है। अच्छा सॉरी ना, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई की बात को सीरियस नहीं लेते। हमदा इसके गले में बाजू डालता आंख मारते बोला था। ओके, तो तुम जाओ मिल लो ज़ारा से। मैं यही हूँ, जैसे ही कोई आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फैसल एहसान करने वाले अंदाज में बोला था। पक्का? हाँ पक्का, फैसल खुश होते बोला था। मगर अगले ही लम्हे हमदा का चेहरा फिर से बुझा था। अब क्या हुआ? ज़ारा ने दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, और अगर मैं गया तो क़यामत भी आ जाए तब भी वो चुड़ैल दरवाज़ा नहीं खोलेगी। फैसल इसकी बात पर हंसता आगे बढ़ा था। चलो ट्राई करते हैं। फैसल कुछ सोचते हुए बोलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। ज़ारा जो सोने की तैयारी कर रही थी, नॉक करने की आवाज़ पर दरवाजे तक आई थी। कौन? फैसल शाह। क्या स्टाइल था! क्या काम है बंदरों के सरदार! वो भी ज़ारा ऑन मलिक थी। यार दरवाज़ा खोलो, ज़रूरी बात करनी है। ज़ारा ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, मगर फिर भी क्या भरोसा, इसलिए उसने फिर से सवाल किया था। इतनी रात को क्या बात करनी है? दरवाज़ा खोलोगी तो बताऊंगा ना, और अगर नहीं खोलना दरवाज़ा तो भी बता दो। फैसल उकताए हुए लहजे में बोलता दरवाजे पर किक कर गया था। ज़ारा गुस्से से तनफन करती बाहर आई थी। क्या मौत! मगर सामने खड़े हमजा को देख उसके अल्फाज अदा होने से इनकारी थे। फैसल इसके दरवाज़ा खोलते ही वहां से 9-2-11 हुआ था। मुझे बात करनी है तुमसे। हमजा इसकी गुस्से भरी निगाहें खुद पर जमी देख मासूमियत से बोला था। मुझे नहीं करनी बात। ज़ारा दरवाज़ा बंद करती। हमजा ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद करते लॉक कर गया था। उसका रुख किचन की तरफ था। आखिर अपनी जान से प्यारी झल्ली बेगम को भी तो देखना था, जो यकीनन इससे अच्छा खासा नाराज़ होने वाली थी। कोई ऐसे अपने मुलाजिम से भी बात नहीं करता जैसे इन्होंने मुझसे बात की। बहुत बुरे हैं। मैं अब कभी बात नहीं करूँगी और कोई बात भी नहीं मानूँगी। बुरे शोहर, जल्लाद, अकड़ू। वो अब इसे इल्काबात से नवाज़े जा रही थी, ये जाने बगैर कि इसका जल्लाद शोहर पीछे खड़ा इसकी हर बात बहुत लुत्फ़ से सुन रहा था। चाय नहीं बनी अभी तक। वही पत्थरीला लहज़ा। तूबा डर के मारे उछलती इससे 3 फुट की दूरी पर जा खड़ी हुई थी। ब बन रही है, वो मुँह फेरे बोली थी, जिसका साफ मतलब था नाराज़गी। ठीक है, मेरे रूम में लेके आओ। फैसल इसकी नाराज़गी का नोटिस लिए बगैर वापस चला गया था। इसकी आँखों में नमी उतरने लगी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? हमज़ा निकलो मेरे रूम में। ज़ारा का इसकी हरकत पर मज़ीद पारा हाई हुआ था। मैं तो नहीं जा रहा। वो सुकून से बोलता बेड पर बैठा था। अजीब ज़बरदस्ती है। ज़ारा ताज्जुब से इसे देखती गोया हुई थी। जब अपने शौहर को इतना तड़पाओगी तो ऐसी ही ज़बरदस्ती होगी जानेमन। हमज़ा इसे दीवार से लगाता अपने हिसार में जकड़ते मसनूई गुस्से से बोला था। इस अचानक हुई वारदात पर ज़ारा का सांस अटका था। ये इसका खामोश सा स्वीट और मासूम हमज़ा नहीं था। इसका प्यार भरा लहजा, लू देती आंखें और लफ्ज़ों से झलकती बेपनाह मोहब्बत, ये तो कोई और था। वो इसकी आंखों में ही खोई हुई थी। हमज़ा के लब मुस्कुराए थे। इसकी जानलेवा मुस्कुराहट ज़ारा को पलकें गिराने पर मजबूर कर गई थी। ज़ारा को अपना दिल इसकी दिलनशी मुस्कुराहट में डूबता महसूस हो रहा था। वो आज पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। इतनी फर्मा बरदार कब से बन गई तुम? हमजा इसकी लटों को अपनी उंगलियों में घुमाते सख्त लहजे में बोला था।
زارا جو نظریں جھکائے کھڑی اپنی سانسوں کی رفتار نارمل کرنے میں مصروف تھی، اسے یکدم دادی کی بات یاد آئی تھی۔ میں فرما بردار ہی ہوں حمزہ میر، اب چھوڑو مجھے اور جاؤ یہاں سے، وہ بامشکل اپنے لہجے کو مضبوط بناتے بولی تھی۔ حمزہ کی پکڑ اس کی کمر پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ اچھا تم اس فرما بردار، پھر تمہیں شوہر کے حقوق بھی معلوم ہونے چاہیے۔ حمزہ کی معنی خیز نظریں اور اس کا سوال اسے بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ حمزہ پلیز لیو می، ذرا تیز ہوتی سانسوں میں بامشکل بول پائی تھی۔ کیوں اتنی جلدی اتر گیا فرما برداری کا بھوت؟ اس کا شریر لہجہ زہرا کو رخ موڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ادھر دیکھو میری فرما بردار بیوی، حمزہ نے اس کے گلاب جیسے نرم گالوں کو چھوا تھا۔ اس کی قربت زہرا کی جان پر بنی تھی۔ تو تم نے بولا تھا میری مرضی بغیر، حمزہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ میں آج بھی اپنے وعدے کا پابند ہوں، مگر کیا کروں؟ میری تمام بے قراریوں کا حل صرف تمہارے پاس ہے جانا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے زارا کا دل 200 کی رفتار سے بھاگنے لگا تھا۔ اوکے تم مجھے وہ بات بتاؤ جو پچھلے 3 دن سے بتانے کی کوشش کر رہی ہو مگر بتا نہیں پا رہی۔ حمزہ اس کی غیر ہوتی حالت پر ترس کھاتے دوری بنائے بولا تھا۔ زارا حیران ہوئی تھی، اسے کیسے پتا چلا؟ تمہاری یہ جو جھیل سی گہری آنکھیں ہیں نا، مجھ پر سارے راز عیاں کر دیتی ہیں۔ حمزہ اس کی نظروں میں جھلملاتا سوال پڑ چکا تھا۔ زارا نروس ہوئی تھی۔ اس نے سر تا پاؤں اپنے عشق میں ڈوبی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ بولڈ اور تیز تراز سی لڑکی آج اس کی ذرا سی قربت میں سہم گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار زارا کی چھوٹی سی ناک کا طواف کر رہی تھی جس میں کچھ دن پہلے ہی نوز پن پہنی تھی۔ مجھے بس معافی مانگنی تھی۔ زارا کی بات نے اسے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ میں تو صدمے سے ہی مر جاؤں گا۔ زارا، حمزہ میر معافی مانگ رہی ہے؟ حمزہ شرارت سے بولتا ہنسا تھا۔ زارا کا دل تو چاہا تھا کہ سر پھاڑ دے اس کا، مگر وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ زارا کی پلکیں ہی اٹھنے سے انکاری تھی۔ ہاتھ کیا چلاتی؟ ویسے کس بات کی معافی؟ حمزہ کے سوال پر اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ زارا کو اچانک اس کی نظروں میں سختی اترتے محسوس ہوئی تھی۔ سوری، وہ انگلیاں چٹکتی معصوم شکل بنائے بولی تھی۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، ویسے ہی تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوتا ہے۔ بدلہ چکاؤ، معافی مل جائے گی۔ وہ اتنی سرد مہری سے بولا تھا، زارا کو اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ زارا آنکھیں میچتے اپنے گال اس کے سامنے کر گئی تھی۔ حمزہ کو اس پر جی بھر کے پیار آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لب زارا کے گال پر رکھے تھے۔ زارا کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی، حمزہ نے اسے اپنے حصار میں قید کیے سینے سے لگایا تھا۔ بدلہ لے رہا ہوں حمزہ، اس کی گھوری کو اگنور کرتے اطمینان سے بولا تھا۔ زارا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ نوزپن انتہائی حسین لگ رہی ہے تم پر۔ وہ اس کے ستواں ناک کو چومتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور رکتا تو ضرور وعدہ خلافی کر جاتا۔ زارا تیزی سے کمرہ لاک کرتی اپنی ابتر ہوئی حالت کو سنوارنے لگی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے آتی، اس میں نظر آتے عکس کو دیکھا تھا۔ حمزہ کی محبت کو یاد کرتے اس نے بے ساختہ ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ پرانی زارا کہیں دور جا سوئی تھی۔ یہ تو حمزہ میر کے عشق میں دیوانی زارا حمزہ میر تھی۔ اس کی سانس میں سانس لینے والی زارا میر تھی۔ دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ یس، فیصل کی آواز پر وہ منہ بناتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چائے کا کپ رکھتے واپس جانے کے لیے مڑتی طوبا کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ یہاں آؤ، اس کے تحکمانہ لہجے پر طوبا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نہیں آنا مجھے، آپ برے ہیں، انتہائی برے شوہر ہیں آپ۔ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر سامنے دیوار سے ٹکراتی اپنے سر کو ملنے لگی تھی۔ فیصل اس کے سامنے دیوار بنے کھڑا تھا۔ میرے راستے ہٹیں، میرے راستے سے۔ وہ خون خوار شیرنی بنی دھاڑی تھی۔ نہ ہٹوں تو؟ فیصل پر پرسکون سا کہتا ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ تو میں آپ کو ماروں گی۔ طوبا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکے بناتے اس کو مارے جا رہی تھی۔
फैसल इसकी हरकत पर मुस्कुराया था। मेरी झल्ली बेगम इसे सीने से लगाया था। छोड़े मुझे, आप बुरे हैं, जल्लाद हैं। आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, बगैर गलती के भी गुस्सा करते हैं। आखिर वो रोने लगी थी। अगर मैं गुस्सा ना करता तो अभी तुम यहाँ ना होती, वो हारे हुए लहजे में बोलता। इसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रख किया था। सुबह खुद में सिमटी थी, तो आप मुझे ऐसे ही बोल देते, डांटने की क्या जरूरत थी। इसकी सोई इसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। अच्छा, सॉरी ना। फैसल ने अपने दोनों कान पकड़े थे। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। अब डांटेंगे? कभी नहीं। फैसल इसके गाल खींचता मुस्कुराया था। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फैसल की बात पर इसका बुझा बुझा सा चेहरा खिल उठा था। पर गिफ्ट क्यों? मेरी बर्थडे तो नहीं है। तो बस थोड़ी पर हाथ रखते बोली थी, ये गिफ्ट मैंने हमारे निकाह के बाद देना था, मगर इतने पंगे हुए कि मुझे याद ही नहीं रहा। फैसल अलमीर इसे प्यारा सा केस निकालता मुड़ा था। ये लो, खोल के देखो। तुबा ने इसके हाथ से वो केस थामा था। वाह फैसल, ये तो बहुत प्यारा है। तूबा ने दिल से तारीफ की थी। पर ये काफी महंगा लग रहा है। तूबा ने इसकी खूबसूरती और नफासत को देखते अपनी राय दी थी। उसने फैसल की तरफ देखा था, जो इसके फेस एक्सप्रेशन देखने में मसरूफ था। जो चीज मेरी बीवी पर खूबसूरत लगेगी, इसे फैसल शाह अपनी बीवी की जीनत बना देगा, ख्वाह वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। फैसल इसके हाथ से वो नफीस सी डायमंड की मोतियों की चेन लेते पहनाने लगा था। इसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते तूबा की जान जा रही थी, मगर जान आलम असल मायनों में तब निकली जब इसे अपनी गर्दन पर फैसल के होंठों का लम्स महसूस हुआ था। वो दूर हटती फैसल ने इसके पेट के गिर्द बाजू बांधे थे। दूर जाने का सोचना भी मत। फैसल की सरगोशी ने इसकी रही से ही जान भी निकाली थी। कल से शादी स्टार्ट है। ये जो तुम मुझसे पर जरा सा नजरे करम करती हो ना, कल से वो भी नहीं करोगी। इसलिए आज की रात तुम फैसल शाह की कुर्बत में गुजारोगी। फैसल इसके बालों में मुंह छुपाए दिल फरेब लहजे में बोला था। तूबा की सांसें भारी होने लगी थी। फैसल का घेरा तंग होते ही वो बेड की तरफ भागी थी। मुंह तक कंबल ताने ऐसे मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेट गई थी। फैसल इसकी मासूम अदाओं पर मुस्कुराता एक झटके में कंबल इससे दूर कर गया था। अगर आपने तंग किया तो मैं चली जाऊंगी। तूबा अटकते हुए बोलती, कंबल खींचने लगी। नहीं तंग करूंगा, सिवाय छोटी सी जिसारत के। फैसल अपनी बात मुकम्मल करता बगैर इसका जवाब सुने इसके होठों पर झुकता, इसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा था। कुछ देर बाद इस पर तरस खाते दूर होता, इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया था। तूबा बगैर कोई मज़ाहमत किए इसकी बाहों में सिमटती जा रही थी। बिलाशुबा मनपसंद शख्स की पनाह में खुदा ने सकून ही सकून रखा है, और फिर वो मनपसंद शख्स महरम के रूप में हो तो तमाम तकलीफ़ें और थकावटें सिर्फ उसके छूने से ही ज़ाइल हो जाती हैं। तूबा इसका कहा जुमला मुकम्मल करते मुस्कुराई थी। फैसल के चेहरे पर भी हसीन मुस्कुराहट ने अहाता किया था। मसरूफ दिन गुजारने के बाद वो कब सो गया इसे खबर ही नहीं हुई थी। रात के पिछले पहर इसकी आंख खुली थी। चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे वाज़ेह थे। सांस फूली हुई वो किसी बुरे ख्वाब के जेरे असर उठा था। फौरन से मोबाइल उठाते ही उसने मतलूबा नंबर पर कॉल मिलाई थी। कहाँ है वो? वो जवाब से वो मुतमईन नहीं हुआ था, इसलिए फिर सवाल किया था, तबीयत ठीक है इसकी? सामने से दिए गए जवाब ने इसकी कुछ हद तक तसल्ली की थी। ओके, ख्याल रखना इसका। वो मोबाइल रखता कमरे से बाहर निकला था। ना चाहते हुए भी इसके कदम इसी कमरे की तरफ उठे थे जहां वो नहीं जाना चाहता था। कमरे को अनलॉक किए इसमें दाखिल होते उसने लंबी सांस खींची थी, जैसे फिजा में फैली उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हो। वो कमरा तब से लॉक था जब से हयाम वहां से गई थी। उसने सफाई करने के लिए भी इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं दी थी। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, सिवाय बेड की चादर पर पड़ी चंद सिलवटें, फर्श पर पड़ी खून की बूंदें और कुछ टूटी हुई चूड़ियों के अलावा। उसने झुकते ज़मीन पर से वो टूटी हुई चूड़ियाँ उठाई थी। इसकी आंखों में इंतहाई दर्दनाक तकलीफ के आसार थे। ये वैसा ही कमरा था जिसमें उसने हयाम को कैद देखा था। इसका खून से लथपथ वजूद
اریان ملک کی چلتی سانسوں کو ساکن کر گیا تھا۔ اس نے اس موقع کے بعد ایک بار بھی مڑ کر اس کی خبر نہیں لی تھی، مگر آج کے وحشت زدہ خواب نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اریان ملک اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا۔ وہ لاکھ شفاق اور ظالم بن جاتا، جتنی لاپرواہی برت لیتا، مگر وہ اس وجود سے جڑی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ بس خود کو صبر کے کڑوے گھونٹ پلا کر خاموش کرا گیا تھا، صبر کر گیا تھا کہ وہ اس قاتل کی بیٹی تھی، ورنہ اریان ملک کو اپنی شے پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ تو پھر جیتی جاگتی انسان تھی، اس کی بے پناہ محبت تھی۔ وہ باہر سے جتنا مرضی کھٹور بن گیا تھا، مگر اس کے عشق کی آگ آج بھی ویسے ہی اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ مایوں کا فنکشن اپنے زور و شور پر تھا۔ اون صاحب اور اریان ملک مہمانوں کے استقبال کے لیے راہداری میں کھڑے تھے۔ سمیرہ بیگم اور آسیہ بیگم مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ بھائی، حمزہ نے اریان کو سائیڈ پر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں بولو، اریان موبائل میں مصروف تھا بولا تھا۔ بھائی، ملائکہ کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے لہجے میں جھلکتی پریشانی اریان پر واضح کر گئی تھی کہ وہ ملائکہ کی کتنی فکر کرتا ہے۔ میں نے اس تک میسج کنوے کرا دیا حمزہ، آگے اس کی مرضی، وہ آنا چاہے گی تو آ جائے گی، ورنہ آفس تو اسے آنا ہی ہے۔ اریان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ تو کیا آپ کی اس سے بات ہوئی؟ وہ ٹھیک ہے، اور وہ تھی کہاں؟ فیصل جو انہیں اکٹھے دیکھ وہاں پہنچا تھا، ایک پر ایک سوال پوچھے جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اور کوئٹہ میں ہے۔ تم دونوں اس کی فکر مت کرو اور یہاں پر دھیان دو۔ مجھے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہر وقت چکنا رہنا اور گارڈز کو بھی چکنا رہنے کا بول دو۔ حمزہ اور فیصل اس کی بات پر سیریس ہوئے تھے۔ میں نے سیکیورٹی چیک کر لی ہے، میری نظر ہر جگہ ہے، آپ بے فکر رہیں۔ عموماً یہ کام حمزہ کا ہوتا تھا، مگر اس کے دولہا ہونے کی وجہ سے اب یہ ذمہ داری فیصل پر تھی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اریان، اس کا کندھا تھپتھپاتے مسکرایا تھا۔ ایئر پیس لگا لو اور کنیکٹڈ رہنا ایک دوسرے سے۔ اریان انہیں گائیڈ کرتا ہٹا تھا۔ جب اس کی نظر لڑکیوں کے گروپ پر پڑی تھی، وہ آنکھوں میں حسرت لیے ان تینوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک سے بڑھ کر پیاری لگ رہے تھے۔ ان تینوں نے وائٹ کلر کے شلوار قمیض پہنی تھی، اس کے اوپر گولڈن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے وہ شہزادے معلوم ہو رہے تھے۔ بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، پیروں میں کھیڑیاں پہنے وہ تینوں بے حد حسین لگ رہے تھے۔ کسی ایک پر نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی ان لڑکیوں کی۔ اریان کے وہاں سے ہٹتے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی حسرت بھری نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا وجیہہ رہا تھا کہ کسی کے بھی دل پر قابض ہو جاتا۔ اس کی نظر اپنے چاچو کے قریبی دوست جو کہ مشہور بزنس مین تھے ان پر گئی تھی۔ وہ فوراً سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم مسٹر اینڈ مسز اکبر، کیسے ہیں آپ؟ اریان اون صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے تمام دوستوں سے مل رہا تھا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، ہم ٹھیک ہیں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ ان کے سوال پر اریان بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بہت خوبصورتی سے سجایا ہے اپنے حویلی کو، امپریسو، انہوں نے دل سے تعریف کی تھی۔ بہت شکریہ، آپ اس طرف آئیں، چاچو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لان سے حویلی میں آئے تھے اور ان کی بیٹی اریان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے چل رہی تھی، جو اریان کو نہایت ناگوار گزرا تھا، مگر وہ کچھ بھی بولے بغیر دوری بنا گیا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے قریب آئی تھی۔ اریان نے آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھا تھا، مگر وہ مسکرا کر اور ساتھ چپک گئی تھی۔ اریان کے ماتھے کی تنیں ابھری تھی، وہ چاہتا تو ایک سیکنڈ کے اندر اس لڑکی کے ہوش ٹھکانے لگا سکتا تھا، مگر اون صاحب کے دوست کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ خاموشی سے ضبط کر گیا تھا۔ بہو، فنکشن شروع کرواؤ، لڑکیاں کہاں ہیں؟ جی اماں، میں ابھی دیکھ کے آتی ہوں۔ سمیرہ بیگم ان کی بات پر سر ہلاتی زارا کے کمرے کی طرف جاتی، اریان کو مسٹر اور مسز اکبر کے ساتھ آتا دیکھ رکی تھی۔ اریان ان کو اون صاحب اور سمیرہ بیگم کی طرف لے جاتے فوراً سے نکلا تھا۔ سمیرہ بیگم ان سے ہلکی پھلکی بات چیت کرتی زارا کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ طوبہ اور زارا ایک ہی کمرے میں بیوٹیشین سے تیار ہوئی تھی۔ آپ دونوں کب تیار
کب تک تیار؟ وہ دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کی نظر سامنے صوفے پر تیار بیٹھی طوبیٰ اور زہرا پر پڑی تھی۔ آپ دونوں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سمیرہ بیگم ان کی بلائیں لیتی ماتھا چوم گئی تھی۔ طوبیٰ نے فیصل کی پسند کا ہلدی کلر کی شرٹ اور بلاؤز پہنا تھا، جس کے کناروں پر گوٹے اور شیشوں کا کام ہوا تھا، جس کے ساتھ گوٹے اور شیشے کے کام کا نارنجی کلر میں دوپٹہ تھا، جسے طوبیٰ نے طریقے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر وہ رنگ اور بھی کھل اٹھا تھا۔ بیوٹیشین کے ہلکے میک اپ اور بالوں کی خوبصورتی سے کھجوری چٹیاں بنائی تھی، پیروں میں نارنجی کسا پہنا تھا۔ بلا شبہ وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ وہ چھوئی موئی سی چھوٹی سی لڑکی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے اس پر سے اور اس کے چہرے پر ٹکی معصومیت سے نظر نہیں ہٹا پاتے۔ انہوں نے زہرا کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ خوشی تو مانو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ پیلے کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس میک اپ سے سجی سنوری، ہاتھوں اور گلے میں پھولوں کی جویلری پہنے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمیرہ بیگم اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتی طوبیٰ کے ہمراہ نیچے لائی تھی۔ ہال کی لائٹس آف ہو گئی تھی، اسپوٹ لائٹ ان پر جمی تھی۔ حمزہ سمیرہ بیگم کا اشارہ سمجھتے پاس آیا تھا۔ طوبیٰ اور سمیرہ بیگم وہاں سے دور ہوئی تھی۔ اب زہرا حمزہ کے ہاتھ میں ہاتھ تھمائے نیچے آئی تھی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ چلتے ایک مکمل جوڑا لگ رہے تھے۔ وہ جوڑی شہزادے اور شہزادی کی تھی، جس پر شہزادہ اور شہزادی دونوں کے لیے صبر کے بعد انہیں آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ حمزہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اس کا موڈ بنا تھا، کیونکہ سمیرہ بیگم نے زہرا کا اتنا بڑا گھونگھٹ نکالا تھا کہ وہ زہرا کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ زہرا اس کی بے قراری جانچتے کھلکھلائی تھی۔ ہنس لو میری فرمانبردار بیوی، سارے حساب برابر کروں گا۔ حمزہ اسے اسٹیج پر لاتے معنی خیزی سے بولتے اس کی سانسیں الجھا گیا تھا۔ بیٹھیں شہزادی صاحبہ، حمزہ سر کو خم دیے بولتا مسکرایا تھا۔ زہرا اسٹیج پر رکھے اسے خوبصورت سے جھولے میں بیٹھی تھی۔ حمزہ اور اس کے ایک ساتھ بیٹھنے پر نہ جانے کتنی خوبصورت تصویریں کھینچی گئی تھیں۔ اماں جی، رسم شروع کریں؟ اون صاحب کے بولنے پر آسیہ بیگم رسم ادا کرتے ان دونوں کو لاتعداد دعائیں دیتی نیچے آئی تھی۔ ان کے بعد اون صاحب اور سمیرہ بیگم رسم کرنے اسٹیج پر آئے تھے۔ حمزہ اور زہرا ان سے مبارکباد وصولتے گلے لگے تھے۔ طوبیٰ لان میں نظر دوڑاتی فیصل کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی، جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ طوبیٰ آگے بڑھتی جب اس کی ٹکر مسٹر اکبر کی بیٹی شانزے سے ہوئی تھی۔ سوری طوبیٰ، آگے بڑھتی جب اس نے کرخت لہجے میں اس کا بازو تھاما تھا۔ اندھی ہو تم، نظر نہیں آتا کیا؟ وہ جو پہلے اریان کے نظر انداز کرنے پر اندر تک سلگی بیٹھی تھی، طوبیٰ پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیا ہو گیا آپی؟ میں جان بوجھ کے آپ سے نہیں ٹکرائی، طوبیٰ آنکھوں میں خوف لیے بولی تھی۔ ایک تو غلطی کی اور اب زبان بھی چلا رہی ہو۔ شانزے کا تھپڑ طوبیٰ کے چہرے پر پڑتا زہرا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ جو کب سے ادھر ادھر نظریں دوڑائے اپنی معصوم سی گڑیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شانزے کے پاس کھڑے دیکھ فٹ سے اس کی طرف آئی تھی۔ وہ شانزے کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ انتہائی قسم کی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی تھی۔ زہرا کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ یہ جرت کر لی، آئندہ سوچا بھی تو ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گی۔ زہرا آنکھوں میں نفرت سموئے اتنے تیز لہجے میں بولی تھی کہ پل بھر کو بولتی شانزے کو چپ لگی تھی۔ زہرا نے جھٹکے سے پکڑا اس کا ہاتھ دور پھینکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو شانزے، غصے سے پھنکاری اس کی طرف بڑھتی۔ بیچ میں فیصل، حمزہ اور اریان آئے تھے۔ حمزہ جو اپنی دلہن کو کڑے تیوروں کے ساتھ اسٹیج سے اترتے دیکھ چکا تھا، اس کے پیچھے آیا تھا۔ فیصل اور اریان سیکیورٹی چیک کر کے اون صاحب کے بلانے پر لان کی طرف آئے تھے۔ فیصل کا دماغ گھوم گیا تھا شانزے کی حرکت پر، وہ اسے دو تین جڑتا۔ اس سے پہلے زہرا بیچ میں آ گئی تھی اور شانزے کے ساتھ بحث ہوئی تھی، ورنہ فیصل کا اپنی جان سے عزیز بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ناقابل برداشت تھا۔ خبردار لڑکی، جو تم نے یہ غلطی دوبارہ دہرائی تو، فیصل انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا تھا۔ شانزے ان تینوں کو زہرا اور طوبیٰ کے سامنے دیوار بنے دیکھ آگ لگ گئی تھی۔ اور تو کیا کر لو گے تم؟ شانزے سینے پر ہاتھ باندھتے آنکھوں میں غصہ لائے بولی تھی۔ تم جیسی لڑکی کے منہ لگنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ حمزہ، زہرا اسٹیج پر واپس جاؤ۔
फैसल तुम भी तुबा को लेके जाओ। मेहमान इनकी तरफ रागिब होते और कोई ड्रामा बनता, अरियान इन सबको भेजना मुनासिब समझा था। अरियान के अल्फाज इसके तन बदन में आग लगा गए थे। तुम बताओगे मुझे मैं कैसी लड़की हूँ? यू शांते के हाथ अरियान के गिरेबान पर जाते ज़ारा के थप्पड़ ने इसके हाथ और अदा होते अल्फाज दोनों को औकात याद दिलाई थी। वो सब अपनी जगह साकित हुए थे। खबरदार शांते, जो तुमने मेरे भाई के लिए एक भी लफ्ज़ अपनी गंदी ज़बान से निकाला। तूबा हमदा के साथ चिपकी सहमी खड़ी थी। फैसल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इस चुड़ैलों की सरदार की बहादुरी पर शाबाशी दे रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? ऑन साहब, सुमेरा बेगम, इनके साथ मिस्टर और मिसेस अकबर भी वहाँ तशरीफ लाए थे। शाइनज़े को चेहरे पर हाथ रख के देख अकबर साहब का खून खोल उठा था। किसकी जुर्रत हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? सुमेरा बेगम अपने तमाम बच्चों को वहाँ मौजूद देख समझ गई थी, ये सब इनकी ही कारस्तानी है। अरियान, क्या है ये सब? ऑन साहब इनके गुस्से को इग्नोर करते अरियान से मुखातिब हुए थे। बाबा भाई क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। ज़ारा अरियान के सामने आती एक एक बात इनको बयान कर गई थी। अरियान, हमजा समेत फैसल भी इसके इतने तेज रवैये पर शशदर खड़े थे। ज़ारा गुस्से की तेज थी, पर इतनी भी नहीं कि किसी पर हाथ उठा देती। जो भी था ज़ारा, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सुमेरा बेगम ने इसको समझाया था। सॉरी टू से मामा, मगर मैं अपने भाइयों और बहन के मामले में बहुत पॉजेसिव हूँ। वो फैसल, अरियान और तूबा की तरफ देखती बोली थी। जो कोई भी इनको तकलीफ पहुंचाएगा, ज़ारा, हमजा, मीर, इसका यही हाल करेगी। खासकर मेरी बहन, इसकी तरफ तो देखने से पहले भी सोचना आइंदा। ज़ारा तूबा को अपने हिसार में लेती शांदे पर ढारी थी। शांदे तो अपनी इतनी तौहीन पर कुछ कहने लायक भी नहीं रही थी। वाह ऑन, ये तरबियत है तुम्हारे बच्चों की? ये सिखाया है तुमने अपने बच्चों को? घर आए मेहमान के साथ यूं किया जाता है? अकबर साहब का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हुआ था। सुमेरा बेगम कुछ बोलती, अरियान मलिक जब्त से अपनी मुट्ठियां भींचे सामने आया था। अंकल, बट अगर एक नज़र अपनी दी की तरबियत पर भी डाल देते तो आज आपको ये सब यहाँ खड़े होकर ना बोलना पड़ता। अरियान ने शांदे के लिबास पर चोट की, जो कि डीप गले की साड़ी में मलबूस थी। इसका गला इतना डीप था, इसका सारा जिस्म अया हो रहा था। इसके अलावा ब्लाउज के नाम पर इसके जिस्म पर सिर्फ इतना कपड़ा था जो इसकी कमर को भी बमुश्किल ढके हुए था। इसके पेट पर सिर्फ जाली नुमा कपड़ा था जो इसके हाथ हिलाने के बायस अया होने लगती थी। शरीफ घर की औरतें खुद को ढक के रखती हैं। अरियान ने ज़ारा और तूबा की तरफ देखा था, ना कि अपनी नुमाइश कराती हैं। अरियान ने नज़रों में हकारत लिए शांदे को देखा था। बस बहुत हुआ, मैं अब यहाँ एक पल के लिए नहीं रुकूंगा। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, चलो यहाँ से। अकबर साहब ने शांदे और अपनी बीवी को साथ लिया था। रुको अकबर, ऑन साहब इसके सामने आए थे। जाने से पहले मैं कहूँगा कि एक बार मेरे बेटे की दी नसीहत पर गौर ज़रूर कर लेना। अकबर साहब को लगा था कि वो इनसे माफ़ी मांगेंगे, इन्हें रोकेंगे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हुआ था। अरियान, हमजा, फैसल, ज़ारा और तूबा के चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। वो गुस्से से हवेली से निकलते चले गए थे। अरियान भी किसी खदशे के तहत बाहर निकला था। सुमेरा बेगम ज़ारा और तूबा को अपने साथ ले गई थी। चलो फंक्शन दोबारा से शुरू करो, मैं और मेरी बीवी ने अभी रस्म करनी है। फैसल के बोलने पर सब मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़े थे। फैसल और तूबा ने रस्म अदा कर ली थी, मगर तूबा का चेहरा अभी भी बुझा बुझा सा था। फैसल को इसकी फिक्र हुई थी। वो कुछ बोलता, सुमेरा बेगम की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। बेटा रियान कहाँ है? इसे भी बुला लाएं ताकि वो भी रस्म कर ले। जी मैं बुला के लाता हूँ। फैसल स्टेज पर से उतरता रियान लाउन में दाखिल हुआ था। न जाने कितनी लड़कियों की नजरें इस पर उठी थीं और वापस पलटना भूल गई थी। अरियान मलिक अपनी शाहाना चाल चलता रौबदार शख्सियत के हमरा स्टेज तक पहुंचा था। रस्म अदा करता इन्हें मुबारकबाद दी थी। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। ज़ारा के सर पर हाथ रखते स्टेज पर से वापस उतरा था। वाह मेरी फर्मा बरदार बीवी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हमदा इसको दाद देते हाथ थाम गया था। हमजा, हाथ छोड़ो, हम फैमिली में बैठे हैं। ज़ारा इसकी हरकत पर शर्म से चेहरा झुका गई थी। मैंने अपनी बीवी का हाथ थामा है, किसी को क्या मसला? उसने आईब्रो उचकाई थी। अच्छा आप घूरो तो नहीं? लो छोड़ दिया हाथ। हमजा मुंह बनाए बोला था। गुड बॉय। ज़ारा खुशी से कहती अपना हाथ वापस अपनी गोद में रख गई थी। इस गुड बॉय को बैड बॉय बनने पर ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमजा मोहब्बत भरी आंखें इसकी गहरी भूरी आंखों में गाड़ते जज्बे से बोला था।
زہرا کو کل رات کا منظر یاد آیا تھا۔ وہ کچھ بولتی اون صاحب کے بلانے پر حمزہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ فیصل اس کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ کیا ہوا میری جھلی بیگم؟ فنکشن چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئی؟ مگر طوبہ کو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے دیکھ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اس کے لہجے میں فکر اور محبت عیاں تھی۔ سر درد کر رہا ہے۔ طوبہ نے روئی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم روئی ہو؟ فیصل کو اس پر غصہ آیا تھا۔ وہ میری وجہ سے باہر، خاموش ہو جاؤ۔ فیصل کی آواز کی سختی محسوس کرتے اس کے آنسو پھر سے نکلے تھے۔ خبردار، جو ایک آنسو بھی نکلا تمہارا، کس نے اجازت دی تمہیں رونے کی؟ وہ بھی اتنی فضول سی بات پر؟ بولو۔ فیصل نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ طوبہ کچھ بھی بولے بغیر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ فیصل اس کے رد عمل پر چونکا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ سب ٹھیک ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ طوبہ کی پکڑ اس کے بازوؤں پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ فیصل نے بھی اسے سینے سے لگائے رونے دیا تھا۔ وہ اتنی ہی حساس تھی، چھوٹی سی بات پر گھنٹوں روتی تھی۔ فیصل اس کی حساس طبیعت سے واقف تھا، اس لیے بس خاموشی سے اس کے بال سہلاتا اسے رونے دے رہا تھا۔ مگر جب وہ کافی دیر رونے کے بعد بھی چپ نہیں ہوئی تو فیصل کو پھر سے غصہ آیا تھا۔ طوبہ، اگر 5 منٹ میں تم خاموش نہیں ہوئی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے خاموش کرواؤں گا۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ طوبہ اس سے دور ہوتی اپنے آنسو پونچھنے لگی تھی۔ فیصل نے پھر سے اس کے قریب آتے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ اتنے سے دکھ پر اتنی فضول خرچیاں؟ واللہ میری جان، آئندہ ایسا ہوا تو مار کھاؤ گی۔ فیصل پیار اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولتا اس کی عقل ٹھکانے لگا گیا تھا۔ طوبہ نفی میں سر ہلاتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ باہر چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ فیصل کی بات پر طوبہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ 3 دن سے گھر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ نہ دن کا ہوش، نہ رات کی فکر، بس کچھ یاد تھا تو اتنا کہ اس سے بھی وہ گناہ سرزد ہوا جس کی خاطر اس کی ماں آج اس سے دور ہے۔ وہ اپنی حال میں مست تھی، اپنی دنیا میں مگن، سوگ منانے میں مصروف تھی۔ جب اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تھی تو اس کے گھر کی باہر کھڑکی کو بجا رہا تھا۔ وہ فوراً محتاط ہوتی اپنے ریوالور نکالتے کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ دیوار کی اوٹ میں ہوتی کھڑکی کھولی تھی۔ سامنے کھڑے شخص پر گن تانتی انسپکٹر وقاص رضا خان کو اپنے سامنے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ سوری، میں بہت دیر سے ڈور بیل بجا رہا تھا، تم نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے کھڑکی نظر آئی اور میں نے وقاص نظریں جھکائے اپنی صفائی بیان کر رہا تھا۔ یہ میں کچھ چیزیں دینے آیا تھا تمہاری، میرے گھر رہ گئی تھی۔ وقاص نے نظریں اٹھائے سرتا پیر اسے دیکھا تھا۔ لمبے الجھے بال، چہرہ بے رنگ، آنکھیں سوجی ہوئی۔ وہ کہیں سے بھی فائٹر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی جس کو محبت کی بیماری ہو گئی تھی، ایسی بیماری جو لا علاج تھی۔ وقاص ہر جھٹکتا باکس اس کے ہاتھ میں پکڑاتا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا تھا۔ ملائکہ کھڑکی پر کھڑے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی افسردگی اور دل میں پنپتا تازہ تازہ غم اسے نڈھال کیے جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتی واپس سے خود کو اس چار دیواری میں قید کر گئی تھی۔ ایک وہ تھا جو 3 سال سے اس کے عشق میں گرفتار مارا مارا پھرتا تھا، ایک وہ تھی جو اس کے 3 سال کے عشق کو 20 دن میں اس کے منہ پر مار آئی تھی۔ زہرا، میں لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں، اٹھ جائیں ورنہ پھر آپ کو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ تب اپنے بابا سے شکایت مت کریے گا، سمیرہ بیگم برہم ہوتی بولی تھی۔ کل رات 12 بجے تک مہندی کا فنکشن رہا تھا۔ سمیرہ بیگم کے لاکھ کہنے پر فیصل اور حمزہ نے ڈیک بند نہیں کیے تھے اور اب ان میں سے کوئی نہیں اٹھ رہا تھا۔ طوبہ اور زہرا دونوں بے سد ہو کے سوئی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کو تو اریان نے اٹھا دیا تھا، مگر ان کو کون جگاتا؟ سمیرہ بیگم نے ایک بار پھر اس کا کندھا ہلایا۔ بیٹا، بارات کا ٹائم ہو جائے گا، آپ کو تیار بھی ہونا ہے، اٹھ جائیں۔ زہرا نے مندی مندی آنکھیں کھول کے اپنی جنت کو دیکھا تھا۔ ماما انہیں بولیں بارات کل لے آئیں، دلہن ابھی تھکی ہوئی ہے، زہرا کہتی پھر سے تکیے پر گری تھی۔ سمیرہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی زہرا، میں ناراض ہوں آپ سے، سوتی رہیں آپ۔
जा रही हूँ मैं, वो गुस्से से बोलती इसके पास से उठी थी। उफ मम्मा, अब आप दुल्हन को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ज़रा मुंह के डिज़ाइन बनाती इनके कंधे पर सर रख गई थी। ये दुल्हन अब मुझसे मार भी खा लेगी। ज़ारा ने आंखों में बेयकीनी लिए इन्हें देखा था। तूबा जो कुछ देर पहले उठी थी, सीधा ज़ारा के कमरे में आई थी। शुक्र है आप भी उठ गईं। सुमेरा बेगम ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। ओके, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। ज़रा अभी 10 बज रहे हैं, ठीक 1 घंटे बाद ब्यूटिशियन आपको तैयार करने आ जाएगी। अपना ड्रेस और बाकी चीज़ें इकट्ठी कर लें, तब तक मैं मेहमानों को देख के आती हूँ। वो इन्हें हिदायत देती कमरे से बाहर निकली थी। सामने से आते अरियान को देख कि उनके परेशान चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। आपने नाश्ता किया? जी मम्मा, कर लिया। अरियान इनका माथा चूमते बोला था। हमदा और फैसल कहाँ हैं? फैसल हमदा के साथ सेलोन गया है और बाकी यहाँ से हॉल जाना है, इसलिए मैंने गाड़ियाँ तैयार करा दी हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। आपका ड्रेस आ गया? तो मेरा बेगम इसकी सारी बात सुनते मुस्कुराई थी। वो जानती थी जब तक अरियान वहाँ था इनको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती थी। जी वो कुछ देर पहले ही आया है। अरियान उनके पास रुकता उसका मोबाइल बजा था। आज नामुमकिन है, मैं कल तक आता हूँ। आप परेशान नहीं हो, सब टाइम पर हो जाएगा। अरियान ने मोबाइल वापस रखते इनकी तरफ देखा था जो इसे ही देख रही थी। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ खास नहीं मम्मा, काम का बर्डन है। बस आज ये शादी भी खत्म हो जाएगी तो कल से वापस ऑफिस जाऊंगा। काफी सारे काम रुके हुए हैं। वो तफसील मैंने बताता बेफिक्र कर गया था। वो तमाम लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे। हमजा और फैसल स्टेज पर बैठे अपनी बातों में मगन थे। अरियान सुमेरा बेगम और ओन साहब के साथ था। फैसल, यहाँ आओ बेटा। सुमेरा बेगम ने इसे अपनी तरफ बुलाया था। जी, जाओ बेटा, देख के आओ ज़ारा तैयार हुई है या नहीं। आपकी दादी का कहना है जल्दी से रुखसती कराई जाए, बहुत टाइम हो गया है। और क्या फ़िक्र नहीं करें, मैं अभी देखता हूँ। फैसल ब्राइडल रूम की तरफ गया था, जहाँ इस वक्त तूबा और ज़ारा बाकी कुछ लड़कियों के साथ मौजूद थीं। अरे बंदरों के सरदार, तुम यहाँ! फैसल को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ही ज़ारा इस पर चढ़ दौड़ी थी। शर्म करो लड़की, दुल्हन बनकर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? फैसल दू बदू जवाब देता बोला था। हैं, मुझे तो आज पता चला दुल्हन बन के शर्म आती है। वाह बंदर, शुक्रिया मेरी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। ज़रा हाथ उठाती दाँत देते कहका लगा के हंसी थी। ओफ आपी, क्या कर रही हैं? इतना जोर से ना हंसें, आप दुल्हन हैं। लोग क्या कहेंगे? तुबा जो फैसल की आमद पर छुप गई थी, फौरन से बाहर आती बोली थी, जहाँ ज़ारा उसकी बात पर खामोश हुई थी। वही फैसल की नज़र अपनी मासूम बीवी पर गई थी, जो आज अलग ही कहर ढा रही थी। फैसल की नज़रें इसके चेहरे से हटने से इनकारी हो गई थी। बस भी करो फैसल, अब क्या नज़र लगाओगे हमारी लड़की को? ज़ारा अपना लहंगा संभालती इसके आगे आई थी। तोबा जो इसकी बेबाक नज़रों से शर्माई और घबराई खड़ी थी, ज़ारा के पीछे छुपी थी। छोटी मामा पूछ रही थी कि तुम तैयार हो तो बाहर आ जाओ, ख़त्म कर दो इस बेचारे के इंतज़ार को भी। फैसल दांतों की नुमाइश करता बोला था। ज़ारा ने इसे घूरी से नवाजा था। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, वो अपने आप को शीशे में देखती बोली थी। तो ठीक है, चलो फिर इसका सब्र भी ख़त्म करो। फैसल बाज आ जाओ। ओके ओके, अब कुछ नहीं बोलूँगा। चलो लड़कियों, इसे बाहर ले जाओ। सुबह भी ज़रा ज़ारा के साथ निकलती जब फैसल ने इसी गलाई को मजबूती से थामे बाहर जाने से रोका था। कहाँ मेरी जल्ली बेगम? फैसल इसे अपने हिसार में लेता मुस्कुराया था। मुझे आप ही के साथ जाना है फैसल, छोड़ें। इसकी गिरफ्त तूबा की कमर पर मजीद मजबूत हुई थी। पहले ये बताओ मुझसे छुप क्यों रही थी? आज इसे तूबा का अंदाज भी बदला बदला लग रहा था। फिर आप मुझे जाने नहीं देंगे? वो मासूम सी शक्ल बनाती अपनी मुंतशिर हुई सांसों के दरमियान बोली थी। बिल्कुल जाने दूंगा। वो आज सब बोल रहे थे कि मैंने मेकअप किया तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। फैसल इसकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा था। तो जब आप मुझे देखेंगी तो तंग करेंगी, कहीं जाने नहीं देंगे। पर यह तो झूठ है ना, आप तो मुझे तंग नहीं करते। मैंने इन सब से भी बोला था। फैसल की मासूमियत पर फिदा ही तो हो गया था। शायद तूबा ने इनकी बात का मतलब नहीं समझा था, इसलिए वो बेधड़क फैसल को सब कुछ बताए जा रही थी। अगर वो इनकी बात का मतलब समझ जाती तो फैसल को नज़र उठा के भी नहीं देखती। सही कहा तुमने, मैं अपनी बीवी को तंग नहीं करता, मैं तो बस प्यार करता हूँ। फैसल ने अपने लब इसके रेशम जैसे गाल पर रखे थे। तूबा जी जान से लरज गई थी। मुझे जाने दें। तूबा की धीमी सी सरगोशी इसे वापस से हॉल में खींच लाई थी।
फैसल भी कुछ सोचते इसे लिए बाहर की तरफ बढ़ा था। हमजा का इंतजार अब उसकी जान पर बना था। वो अपनी दुल्हन के इंतजार में मारा मारा बैठा था। जब वो दुल्हन के आने का शोर उठा था, हमजा की नज़र बेसाख्ता उसकी जानब उठी थी। मैरून कलर के हैवी लहंगे में मलबूस बालों का जूड़ा बनाए कुछ लटें चेहरे पर ही लटक रही थी। सोने के जेवरात पहने, पैरों में हील डाल रखी थी। इसका मेकअप आज बहुत ही हल्का था। हम होठों पर मैरून कलर की लिपस्टिक लगाए वो हमजा के दिल पर क़यामत ढा रही थी। हमजा ने इसका हाथ पकड़े स्टेज पर आने में मदद की थी। वो दोनों आज सही मायनों में एक कपल लग रहे थे, एक मुकम्मल और खूबसूरत कपल, जिसे देखने वाले की नज़रें पलटने से इनकारी हो जाती थी। ज़ारा का दिल बेतरतीब धड़क रहा था, जबकि हमजा इसे अपने हमसफ़र के रूप में देख के खुदा का जितना शुक्र अदा करता कम था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।